हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 23 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट द विंटर सेशन। सो व्हाट हैपेंड, जो 29 ऑफ नवंबर को विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था इन द पार्लियामेंट, कल वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो गया, एडजॉर्न साइन डाई हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं तो विंटर सेशन जो है वो खत्म हो चुका है। तो थोड़ा पार्लियामेंट के सेशन के बारे में समझ लेते हैं। सो जब हम बात करते हैं ना कि इंडिया में पार्लियामेंट के सेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है प्रोसेस, वो सारी चीजें देखिए किसमें रखी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। और जब हम बात करें देयर आर 3 सेशंस। एक होता है आपका समर सेशन जिसको हम इनफॉर्मली समर सेशन बोलते हैं, बट फॉर्मली वी से दैट बजट सेशन। सेकेंड जो सेशन होता है वो होता है मॉनसून सेशन। एंड थर्ड होता है विंटर सेशन। और सबसे लंबा जो सेशन होता है वो है आपका बजट सेशन, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है। ओके। और हाँ, एक चीज और दे रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो पीरियड होता है जिसमें पार्लियामेंट कमेंस नहीं होती उसको हम रिसेस बोलते हैं। सो रिसेस कैन नॉट एक्सीड फॉर 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा रिसेस नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, इमरजेंसी का पीरियड लगा हुआ है तो कैन बी एन एक्सेप्शनल केस। ओके। हाँ, देखो, अब बुलाता कौन है कि भाई पार्लियामेंट सेशन में आना है, तो उसको हम बोलते हैं समन करना। अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो लीगल लैंग्वेज में किसी को बुलाने का मतलब, जैसे कोर्ट बुलाता है किसी को कि भैया आप आइए, तो उसका होता है समन। तो समन मतलब बुलाना। समन कौन करता है कि भाई हाउस स्टार्ट होने वाला है, हाउस सेशन में आएगा। इट्स डन बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडिया का प्रेसिडेंट जो होता है वो हाउस समन करता है। अब जैसे ही समन करता है तो सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हर दिन एक सेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, सेशन स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर समनिंग, अब मान के चलो कि खत्म करना है सेशन को। ठीक है। या जब स्पीकर को लगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लगा या राज्यसभा के चेयरमैन को लगा कि भैया आज हम सेशन नहीं करते हैं क्योंकि आज छुट्टी रखनी है, या फिर आज इतना हंगामा हो रहा है कि हम सेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें कम से कम 2 या 3 दिन का ब्रेक चाहिए, 1 दिन का ब्रेक चाहिए, तो फिर क्या होता है, एडजॉर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ अकेला एडजॉर्नमेंट। ठीक है। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो एडजॉर्नमेंट करता है लोकसभा में, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो एडजॉर्नमेंट करता है, मतलब अगर उसे ब्रेक चाहिए तो अकेला एडजॉर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब लोकसभा में आपका स्पीकर, राज्यसभा में आपका चेयरपर्सन, वो लोग बताते हैं कि हम लोग 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इतने समय पे फिर से सेशन जो है पार्लियामेंट का स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब है, एडजॉर्नमेंट का मतलब तो पता है कि अकेला भैया कि हम सेशन को अभी एंड कर रहे हैं और बाद में आके मिलेंगे। लेकिन अगर एडजॉर्नमेंट साइन डाई बोल दिया तो मतलब सिर्फ यही अकेला अनाउंस किया गया है कि अब जो सेशन है वो अब आगे नहीं होगा। या हम बोल सकते हैं कि जो सेशन है वो अब अभी खत्म होता है, और पीरियड बताते नहीं है, पीरियड बता टाइम नहीं बताते कि भाई नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, नेक्स्ट सिटिंग कब होगी, नहीं बताता, नहीं बताते। और समन के बाद आपका एडजॉर्नमेंट होता है ना। एडजॉर्नमेंट का मतलब कि स्पीकर को भी लगता है कि भाई मना खत्म कर, 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए या 2 दिन के लिए बंद करना है तो एडजॉर्नमेंट। और अगर फॉर इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर सेशन को खत्म करना है तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है। और जैसे ही पार्लियामेंट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, एडजॉर्नमेंट साइन डाई करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट जो है वो पेरोरोगेशन कर देते हैं। तो पेरोरोगेशन का मतलब कि भैया अब इस पेरोरोगेशन का मतलब होता है कि जो अब ये विंटर सेशन था वो अब खत्म हो चुका है। अब पार्लियामेंट जो मिलेगा, पार्लियामेंट जब सेशन में आएगा वो अब बजट सेशन में आएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। फिर वहीं से स्टोरी स्टार्ट। समन, समन के बाद अगर स्पीकर को बीच में लगा एडजॉर्नमेंट की तो एडजॉर्नमेंट करता है, नहीं लगता तो अगर स्पीकर या चेयरमैन को लगेगा कि भैया हमें खत्म करना है सेशन, तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद पेरोरोगेशन हो जाएगा और प्रेसिडेंट पेरोरोगेट कर देगा पार्लियामेंट को। ओके। सो वही चीज बताई गई कि भैया इस बार को जो विंटर सेशन था वो देखा जाए तो लोकसभा इसमें 82% आपका प्रोडक्टिव रही, राज्यसभा इसमें 48% प्रोडक्टिव रही। लोकसभा में अराउंड 12 बिल्स को प्रेजेंट किया गया, रिड्यूस किया गया, और राज्यसभा में एक बिल को रिड्यूस किया गया। बल्कि दोनों हाउसेस से 11 बिल जो है वो पास किए गए। इंट्रोड्यूस मतलब पहले इंट्रोड्यूस, लोकसभा में 12 बिल पहले इंट्रोड्यूस किए गए, फिर राज्यसभा में पास हुआ होगा, है ना। हो नहीं सकता ऐसा कोई बिल कि जो राज्यसभा के पास ना जाए और राज्यसभा पास ना कर दे, राज्यसभा पास ना करे और एक्ट बन जाए।
हो नहीं सकता। इंडिया में अगर लॉ बनना है, किसी बिल को एक्ट बनना है, तो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, चाहे वो कैसा भी बिल हो। ओके। सो वही चीज बताई गई और यही बताया गया कि वो 11 बिल कौन कौन से हैं। तो अब पहला बिल तो क्या था कि भैया फार्म लॉज रिपील हो गए। दूसरा बिल क्या था, डैम डैम सेफ्टी बिल को लेकर, कि भैया कि नेशनल बॉडी बनाई जाएगी, है ना, जो डैम्स को लेकर इंस्ट्रक्शंस निकालेंगे अगर वो डैम थोड़ा सा वर्नेबल सिचुएटेड है, तो जैसे कि मुल्ला पेरिया डैम हो गया। फिर ये आपका उसका था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल था, है ना। फिर आया सरोगेसी वाला, सरोगेसी रेगुलेशन बिल था, कॉमर्शियल सरोगेसी को बंद करना। फिर ये फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स को खोलना, उसको लेकर बिल था, ठीक है। फिर ये अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, मतलब ये फंड एंड के लिए जरूरत होती है, अगर एक्स्ट्रा फंड चाहिए तो अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। फिर ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस हैं उनकी सैलरीज के बारे में है, और प्रेजेंट में जजेस हैं उनकी सैलरीज के बारे में था। दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बिल जो था, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट दी कि भैया सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनका टेन्योर 2 ईयर से 5 ईयर तक एक्सटेंड करना। फिर था ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब जो आपका आईबी मिनिस्टर होते हैं, सॉरी आईबी मिनिस्टर नहीं, क्या बोलते हैं उनको, सम इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। देन ईडी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनका टेन्योर बढ़ाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये बिल पास किया गया। फिर ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बिल वाला पास किया गया। एंड जो लास्ट जो हमने कल भी पढ़ा था, दैट इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, ये भी पास किया गया बोथ दी हाउसेस। तो 11 बिल पास हुए हैं इस विंटर सेशन में। मूविंग फर्दर, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया है टू हेल्प दी एंड टू गिव असिस्टेंस टू दी पीपल ऑफ अफगानिस्तान, है ना। अब कैसा रेजोल्यूशन, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया, मॉनिटरी एड हो गई ना, फूड एड हो गया, तो ये सारी चीजें बुलाई जाए, ये सारी चीजें जो है अब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने पास कर दी रेजोल्यूशन, और अब कोई भी कंट्री अफगानिस्तान को एड दे सकता है। और रेजोल्यूशन प्रेजेंट किसने किया, ऑन अ सरप्राइजिंग नोट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास किया, ठीक है। मूविंग फर्दर, सो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चाइनीज मोबाइल फर्म्स के प्रमाइसेस को सर्च किया, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि टैक्स एविजन हो रहा है। अब इंडिया में टैक्स एविजन में बहुत बहुत केस निकलते हैं टैक्स एविजन के। अब टैक्स एविजन के केसेस का मतलब, अब जैसे कि टैक्स एविजन के केसेस का मतलब हो जाता है कि जैसे कि मान के चलो आपने 100 रुपए कमाया और आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5%, तो आपको 5 रुपए जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट आप किसी और कंट्री में जहां पर सिर्फ 2% टैक्स है, तो आप अगर ये बता दो कि जो मैंने 100 रुपए कमाया वो मैंने इंडिया में नहीं कमाया बल्कि उस कंट्री में कमाया जहां पर 2% टैक्स है, तो रियलिटी में आपने इंडिया में कमाया बट आप शो कहां कर रहे हो अपनी इनकम को, किसी और कंट्री में जहां इनकम टैक्स कम है। इसको बोलते हैं टैक्स एविजन करना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को तो 5 रुपए लॉस हुआ, ठीक है, बस आपके थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में। इसी के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च किए हैं चाइनीज मोबाइल फर्म्स के प्रमाइसेस, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि उन्होंने टैक्स एविजन किया है। मूविंग फर्दर, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो भी म्यांमार की विजिट पर हैं। और म्यांमार की विजिट देखा जाए तो इट्स अ फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर मिलिट्री कू इन द कंट्री ऑफ म्यांमार। और बिकॉज ऑफ वैक्सीन मैत्री, इंडिया ने 1 मिलियन डोजेस जो है म्यांमार को दे दिए हैं। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। मूविंग फर्दर अगेन, सिटी न्यूज नहीं पढ़ना है। सो ऑन द स्टेट पेज, सो व्हाट हैपेंड, सो एक पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं, और पौंडीचेरी के सॉरी आपके एमपी हैं, उन्होंने डिमांड रखी राज्यसभा में कि सेंटर हमारी हेल्प करे, क्योंकि पौंडीचेरी में हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें हमारे जो स्टेट है, बगल वाला स्टेट है, नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु से 368 एकड़ ऑफ लैंड लेनी पड़ेगी, एंड 57.5 एकड़ लैंड जो है पौंडीचेरी से मिल जाएगी। तो लेकिन जो लैंड जमीन है तमिलनाडु से, वो उसके लिए सेंटर हमें असिस्टेंट प्रोवाइड करे फाइनेंशियल। क्यों, क्योंकि पौंडीचेरी की अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट पे, सो व्हाट हैपेंड, सो कल
महाराष्ट्र असेंबली का भी सेशन स्टार्ट हो गया एंड पहले दिन ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बिल प्रेजेंट करने का सोच रही है एंड नेम ऑफ द बिल इज शक्ति क्रिमिनल लॉ। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा सा बाहर बाहर थोड़े सा कूड़े कचरे वाले आ रहे हैं, नगर निगम की गाड़ी आ रही है, तो जस्ट जस्ट विल वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स। ओके, सो व्हाट हैपेंड, तो कल असेंबली में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति क्रिमिनल लॉज महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020 को प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस बिल सिंपल सी बात बोली गई कि अगर किसी पर्सन के ऊपर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस में 30 डेज के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। तो एक टाइम लिमिट भी लगा दिया कि इन्वेस्टिगेशन भी 30 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर नहीं होती है तो कमेटी जो है, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी पूछेगी कि भैया क्यों 30 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं किया। अगर कमेटीज को लगता है कि भाई इनके पास रीजनेबल रीजन है तो 30 डेज का और आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा। ओके, और उसके साथ एक और चीज बोली गई कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल डेटा प्रोवाइडर्स अगर फेल होते हैं एविडेंस देने में तो फिर उनके लिए भी 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट और 25 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो डीआरडीओ ने इंडिजीनियस बिल्ट एईआरवी बनाया है। तो इट्स अबाउट द आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्सिनेंस व्हीकल्स, सो जिसको हम टैंक्स बोल सकते हैं, है ना, टैंक तो आपने देखे होंगे। सो टैंक्स बनाया है और इट्स एन इंडियन बिल्ड, डीआरडीओ ने बनाया, और बताया गया कि 90% ऑफ दी जो कंटेंट लगा है वो सारा का सारा इंडिजीनियस है, जिसके चलते उसको जो फर्स्ट बैच है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग किसने करी? बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और डिजाइन जो है वो आपका डीआरडीओ ने बनाया। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे सिर्फ 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द ट्रेवल्ड वाटर, इसको अपन डिस्कस करेंगे, एंड द सेकंड वन इज अबाउट द लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। 2 एडिटोरियल्स है। बाकी ये एडिटोरियल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था बट ऑलरेडी ये बहुत रिपीटेटिव हो जाता क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो अपन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं कि बोलना क्या चाहती है। सो ये जो ऑथर है ना, पहली बात तो ये लॉयर है, एंड उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा है ये बेसिकली इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 का अगेंस्ट में लिखा है कि भाई क्यों जो वोटर रोल डेटा है वो लिंक क्यों नहीं होना चाहिए आपके आपके बेसिकली उससे, क्या नाम है, आधार कार्ड से। तो उन्होंने बताया, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि देखो अगर लिंक कर दिया गया ना तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि इस केस में अगर लिंक किया जा रहा है तो इस केस में इंडिविजुअल को प्रूफ करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को बताना पड़ेगा कि आपका लिंक्ड क्यों नहीं था वोटर आईडी, है ना, अगर लिंक नहीं हुआ। और अब इंडिविजुअल के ऊपर प्रूफ आ जाएगा, इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि अब उसको बताना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो उसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भैया ये प्रोसीजर आपको दिखाना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हट जाएगा। ओके, सो ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। अब किसके पास हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ? इंडिविजुअल के पास हो जाएगा। अब इंडिविजुअल से पूछा जाएगा भाई जब ऑलरेडी चलो लिंक भी हो गया, उसके पास अगर वोकस नाम उसका पता आ गया किसी और लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा भैया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो अपना इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा इलेक्शन लिंक्ड है। दूसरा, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब जो डेटा है वो डेटा मिसयूज किया जाएगा बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज को पता होगा कि वोटर्स कौन कौन से हैं, तो वो डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं उनको, है ना, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। बस यही बताया कि इसी के चलते उन्होंने बोला है कि भैया कि लिंक्ड नहीं करना चाहिए वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ। चलो, तो विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द ट्रेवल्ड वाटर। तो ये जो लिखा गया ना, ये एडिटोरियल जो लिखा गया कि अभी श्रीलंका में 69 फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो श्रीलंकन वाटर टेरिटरीज में फिशिंग कर रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या है ना? इतने सालों से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन इतने अच्छे हैं,
अच्छे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई खराब रिलेशंस है, क्योंकि सिविल वॉर, जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था, इंडियन आर्मी ने ही सपोर्ट किया था उनका, है ना। तमिलियंस के अगेंस्ट वो लड़ लिए थे, एलटीटी के अगेंस्ट इंडियन आर्मी लड़ ली थी। राजीव गांधी का असैसिनेशन भी इसी वजह से हुआ था। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया और श्रीलंका इस मैटर में कुछ कर नहीं पा रही? तो द बोन ऑफ कंटेंशन इज, अगर आप पढ़ोगे पूरे एडिटोरियल में, तो जो प्रॉब्लम है इश्यू को लेकर, द बोन ऑफ कंटेंशन इज, इट्स बेसिकली द द डूइंग ऑफ फिशिंग, है ना। क्योंकि फिशरमैन जो हैं वो बॉटम ट्रॉलर्स यूज करते हैं। अब ये बॉटम ट्रॉलर्स होते क्या हैं? देखो, बॉटम ट्रॉलर्स का मतलब है, जैसे कि ये सी है, ये पूरा सी है आपका, ठीक है, ये पूरा सी रहा। अब ये आपकी शिप रही, ठीक है। तो एक ट्रॉलर का मतलब शिपिंग होती है। तो ट्रॉलर कैसा होता है, नेट कैसा होता है, नेट ऐसे गया और नेट पूरा बिल्कुल वी शेप में होता है, और ये पूरा अंडरग्राउंड मतलब नीचे तक जाता है, नीचे तक। सी की जो सी का जो लैंड होता है, सी की जो जमीन होता है, वहां से घसीटते हुए जाता है। तो पूरे फिश, जितनी भी फिशिंग से, जितनी भी फिश होती हैं, जितनी फिश आ जाती हैं, वो सारी की सारी नेट में आ जाती हैं और उनको ऊपर खींच लेते हैं। और श्रीलंका में जो बॉटम ट्रॉलर्स हैं वो बैन है, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर फिशरमैन बॉटम ट्रॉलर्स करेंगे, बॉटम ट्रॉलर्स का यूज करेंगे, इस मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे फॉर डूइंग दी फिशिंग, देन जो मैराइन इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बहुत हार्म होगा। मैराइन इकोसिस्टम क्या है, बहुत हार्म हो जाएगा। तो इसी के चलते हम इन लोगों को अरेस्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अरेस्ट करते हैं, एक दो केसेस ऐसा है कि भाई बहुत सारे फिशरमैन की डेथ डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे फिशरमैन की डेथ होती है। सो इसी के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट इनको अरेस्ट क्यों करती है और उनको रिलीज करने में थोड़ा सा देर क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द बॉटम ट्रॉलर्स। ओके, मूविंग फर्दर। सो अब उसी के बारे में बताया गया कि देखो, अगर देखा जाए तो अब बॉटम ट्रॉलर्स अगर यूज ना करें तो क्या यूज करें। तो ऑथर ने बताया कि देखो, एक होता है सी डेप्थ फिशिंग। अब सी डेप्थ फिशिंग का मतलब कि आप ऐसा करो, आप सी के बीचों बीच में जाओ, मतलब जहां पर सी की डेप्थ ज्यादा है, और वहां पर फिशिंग करो आप। क्योंकि बॉटम ट्रॉलर करने से आप जो मैराइन इकोसिस्टम है, बहुत सारे फॉसिल्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोरल रीफ्स, ये सारी चीजें हार्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें मत करिए आप। तो आप डीप सी फिशिंग करिए, आप जाइए वहां, बॉटम ट्रॉलर यूज मत करिए, और आप डीप सी मतलब जहां पर गहराई ज्यादा है वहां पर आप फिशिंग करो, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैराइन इकोसिस्टम को हार्म नहीं पहुंचेगा। और देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इसके फेवर में थी, इंडियन गवर्नमेंट भी फेवर में थी कि भाई डीप डीप सी, सॉरी, बॉटम ट्रॉलर्स का यूज नहीं करना चाहिए। इसी के चलते गवर्नमेंट ने अंडर द योजना ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर उन्हें बोला था कि आप ऐसा करिए, जो बोट्स हैं बॉटम ट्रॉलर्स वाली, उनको आप हटा दो, दूसरी बोट्स बनाइए, दूसरी बोट्स बनाओ, जिसमें 30% पैसा आप देंगे, 70% गवर्नमेंट देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि 30% ऑफ द मनी जो अगर फिशरमैन देंगे ना, वो भी अमाउंटेड हो रहा है कितना, 80 लाख रुपीज का। और अगर आप मार्केट बनवाने सही में जाओगे तो वो कम से कम आपको 1 करोड़ के ऊपर का लगेगा। तो एक देखा जाए तो सब्सिडीज और देनी चाहिए गवर्नमेंट को, अगर उन्हें बॉटम ट्रॉलर्स जो इशू है उसको एलिमिनेट करना है तो। Moving further, so the next editorial, it's about the looking beyond the Forest Rights Act. अब देखो, इसमें जो ऑथर है ना, ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा, ये बेसिकली यही बताने के लिए लिखा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के अंदर ट्राइबल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। क्योंकि जब हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स लोग भी हैं, बहुत ज्यादा ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है। आपका आपका गुजरात में है, आपका राजस्थान में बहुत ट्राइबल है, आपका नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपका छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स हैं, आपका उड़ीसा में बहुत ट्राइबल्स हैं, आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स हैं, हर स्टेट में ट्राइबल्स होते हैं। बाकी इन स्टेट्स में ज्यादा ट्राइबल्स हैं, है ना, जो हमने अभी, अब मैंने नाम बताया उनके। तो उसी को लेकर बताया गया। तो हुआ क्या, तो अब ट्राइबल्स अपना जीवन व्यापन कैसा करें, लाइवलीहुड उन्होंने कैसे चलाएं। तो उसके लिए उनके पास खुद की कोई जमीन तो है नहीं, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे, है ना। तो अगर झारखंड में, अगर आपने कभी सुना होगा, एक ट्राइब होती है सांथाली ट्राइब, ठीक है। और उन सांथाली ट्राइब्स जो होती है ना, उन सांथाली ट्राइब्स को राइट्स मिल रखे हैं कि वो फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो रियलिटी में देखा जाए तो ये तो होनी चाहिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, लेकिन फिर एग्रीकल्चर ट्राइबल्स क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ट्राइबल्स का लाइवलीहुड उन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, ये चीज लिखी हुई है, ये लॉ बना हुआ है कि संथाली जो है वो अपनी जमीन जो है किसी को बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आप एग्रीकल्चर कर सकते, एक्टिविटी कर सकते हो।
तो अब ये अंडर द एक्ट, इसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था। कौन सा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर ट्राइबल्स को पहले रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन के बाद उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारा जो लाइफ है वो इस जमीन के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है अंडर दिस एक्ट, और उस जमीन के ऊपर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। बट ऑथर का सिंपल सा कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा, बहुत सारे ट्राइबल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। कैसे? उन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने बोला कि देखो रिकॉग्निशन मिलता कैसे है। तो देखो, जैसे कि मान के चलो एक एरिया है, उस एरिया के जो लोग हैं, उस एरिया के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ के ट्राइबल्स हैं और हमें यहाँ पर राइट्स मिलने चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, ट्राइबल्स का हक होना चाहिए। तो अमंग दैट ट्राइबल्स, एक कमिटी, अमंग द ट्राइबल्स में गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगी ऑन द डायरेक्शन, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर एक कमिटी फॉर्मेशन होगी, और उस कमिटी के अंदर 2/3 जो मेंबर्स होंगे वो इस ट्राइबल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और बाकी 1/3 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। और फिर वो एमिकेबली डिसाइड करेंगे कि हाँ ये लोग इस जमीन से बिलोंग करते थे या नहीं करते थे। अगर करते थे तो उनको राइट्स मिल जाएंगे, नहीं करते थे तो उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर राइट्स नहीं मिलेगा, उस जमीन पे उन्हें कुछ काम करने का हक नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो जो 2/3 मेंबर के रिप्रेजेंटेशन कहां से था? ट्राइबल से था, जो कम्युनिटी डिमांड करती है। लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जो एनजीओ है उनका यही कहना है कि जो 2/3 मेंबर्स होते हैं वो ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं है, या तो वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, और वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, ट्राइबल्स उनको वोट भी नहीं करते। तो जिसके चलते उनको कभी कभी उनको राइट्स मिलते नहीं है। हाँ, देर आर केसेस जहां पर ऐसा नहीं है कि जमीन उनको हक नहीं मिलता, कभी कभी जमीन के हक मिल जाते हैं, लेकिन जो उनका राइट था, जो उनका हक था, उससे कम उन्हें मिलता है, और ट्राइबल्स उसके लिए वो लड़ते भी नहीं है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि उनको ये डर रहता है, उनको ये फियर रहता है कि अगर ये इशू हम किसी ऑफिसर के पास लेके गए या गवर्नमेंट के पास लेके गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके गए, तो जो चीज हमें मिल रखी है वो भी छिन जाएगी। तो ये भी डर रहता है। और तीसरा जो इशू यहां पर ऑथर ने बताया वो ये है कि अगर हम बात करें उन ट्राइबल्स एरियाज की या उन फॉरेस्ट की जो अर्बन एरिया से थोड़ा सा वेल कनेक्टेड है, तो वहां पर तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लागू हो जाती हैं, वहां पर ऐसे राइट्स दे दिए जाते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज। बट व्हाट अबाउट दी ट्राइबल एरियाज जो बहुत फॉरेस्ट में है, बहुत इन डेप्थ फॉरेस्ट में है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, बस्तर रीजन है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि एनजीओज को डिप्लॉय किया जाए, एनजीओज वहां सेटअप्स हो, है ना। एनजीओज उनको अपने राइट्स के बारे में बताएं कि भाई आपके ये राइट्स हैं और आप मांग सकते हो, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। लेकिन ऑथर का कहना है कि देखो गुजरात की हम बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, वहां तो एनजीओ सही तरीके से काम कर रही हैं, बट झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां पर आपके नक्सलाइट्स हैं, वहां पर एनजीओज के जो मेंबर्स हैं वो जाने से डरते हैं। उनको डर रहता है अपनी लाइफ का, हर किसी को रहता है, ह्यूमन टेंडेंसी है वो, तो हर को अपनी जान का डर रहता है भाई। तो सिंपल सी बात यहां पर ऑथर ने ये थर्ड इशू बताया। फोर्थ इशू जो ऑथर ने रेज किया वो ये किया कि अब बिकॉज अब प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट फर्म्स को कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ट्राइबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि टोबैको के लिए उनको तेंदू लीफ चाहिए, तो तेंदू लीफ के लिए वो क्या करते हैं, वो लोग ट्राइबल्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई तेंदू लीफ आप कलेक्ट करिए फॉरेस्ट से और आप हमें दे दीजिएगा। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अब क्या करने लगे, वो लेबरर्स को बनाने लगे कि काम बहुत जल्दी हो जाए, हमें ट्राइबल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो बिहार से बहुत ज्यादा लेबरर्स का इन्फ्लक्स होने लगा फॉरेस्ट में फॉर द कलेक्शन ऑफ तेंदू लीव्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, जिसके चलते इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो ट्राइबल्स अपना काम भी नहीं कर पा रहे। और दूसरा, और जो फिफ्थ इशू जो ऑथर ने बताया वो ये बताया कि ट्राइबल्स लोगों को जो हक मिलता है, जमीन वाला हक मिलता है, वो ऐसी जमीन मिलती है उनको जो जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि आपको आपको स्लोप वाली जमीन दे दी, हिल वाली आपको जमीन दे दी, वहां पर एग्रीकल्चर कैसे करोगे, वाटर ठहर ही नहीं पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दीज इशू, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इंडिया में सही तरीके से जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। ओके, मूविंग फर्दर, देन राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, या हम बोल सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है वो सेम होते हैं। उनका यही कहना है कि इस बार के हम विंटर सेशन की बात करें तो राज्यसभा ने
बिलो इट्स पोटेंशियल परफॉर्म किया है, उन्होंने ये बोला है। क्योंकि और यही बताया गया कि राज्यसभा में सिर्फ बहुत सारी चीजें हुई हैं और 12 राज्यसभा मेंबर्स को बेसिकली सेशन के पहले ही हटा दिया गया था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और सिर्फ 48% ऑफ दी यूटिलाइज किया गया टाइम जो राज्यसभा सेशन में दिया गया था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खुद पढ़ें, बट जब मैं खुद बोलता हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, आप लोगों को लगता है कि भाई कि सर ने स्किप करवा रहे हैं सर। या सर स्किप नहीं करवा रहे, सब चाहते हैं कि आप खुद पढ़ो। सो दिस इशू इज अबाउट दी कि मैरिजेबल जो एज है वो चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि अगर मैरिजेबल एज अगर चेंज हो जाएगी तो बहुत सारे एक्ट्स में चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कि कैसे, मान के चलो किसी ने 21 साल के पहले शादी कर ली, तो देखा जाए तो उसने लॉ को ब्रीच किया। उसने कहा लॉ को ब्रीच किया तो उसको जो राइट्स मिल रखे थे उसको वो नहीं मिलेंगे। लेकिन देर आर सर्टेन एक्ट, देर आर मेनी एक्ट्स इन इंडिया जहां पर 18 साल के ऊपर के लोगों को मेजर माना जाता है। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वो है आपका एज ऑफ मेजोरिटी 18 होती है, ऑफ द एज ऑफ 18 होती है, 18 या ऑफ द एज ऑफ 18। पार्टनरशिप एक्ट में भी है, आपका वोटिंग राइट्स में भी है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका अगर हम बात करें तो मेजोरिटी एक्ट है, उसमें भी एज, जो मेजोरिटी की एज है वो 18 है। आपकी पॉक्सो है, पॉक्सो में भी चाइल्ड की डेफिनेशन में 18 दिया गया। जुवेनाइल जस्टिस में भी 18 दिया गया। तो इन सारे के अंदर फिर अगर कोई 21 साल के पहले शादी करता है, सारी राइट्स उसके इविट हो जाएंगे। तो इसी के लेकर ऑथर ने यही बोला है यहाँ पर, जो पूरे उसमें न्यूज में यही समझाया गया कि हम मैरिजेबल एज इंक्रीज ना करें वुमेन की, और हमें इंक्रीज करनी है तो आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल बनानी है, लेकिन वो राइट्स फिर उनके ब्रीच नहीं होने चाहिए अगर उन्होंने 18 साल या 21 साल के अंदर अंदर उन्हें शादी कर ली तो। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट, अगेन ऑन दी नेशनल यूज, व्हाट हैपन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही कहना है कि लोकसभा में जो अभी इलेक्शन होने, गोवा में जो इलेक्शन होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उसमें वो लोग वेब कास्टिंग और डेटा, जो कि डेटा एनालिटिक्स हैं, वो सारे के सारे बूथ्स में लगाए जाएंगे। और जो रूल्स बनाए गए थे फॉर द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स को लेकर, वो भी एप्लीकेबल किए जाएंगे। जैसे कि क्या था कि अगर किसी कैंडिडेट को आपने अगर टिकट दिया है, किसी पार्टी ने टिकट दिया है, तो उस कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो उसको पब्लिश कराना पड़ेगा 3 बार कम से कम रीजनल और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, है ना। और पार्टी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्या, क्यों दिया आपने उस पर्सन को टिकट। ये सारी चीजें गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के पोल्स में होंगी लागू। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपन। सो यही कहना है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वो है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका ने ओम्ब्रिकॉन वेरिएंट को एलिमिनेट करने के लिए वर्किंग स्टार्ट कर दी है, उसके ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। एंड नेक्स्ट न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपन। सो पहले क्या था कि जो पहले टैरिफ्स लगते थे पोर्ट्स में, है ना, जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं उनमें टैरिफ्स लगते थे, तो टैरिफ पहले फिक्स हुआ करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दी अभी जो मेजर पोर्ट्स एक्ट आ गया, उस मेजर पोर्ट्स एक्ट के अंदर 2021, उस मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट के अंदर अब जो टैरिफ्स हैं वो मार्केट ड्रिवन होंगे। मतलब मार्केट ड्रिवन का मतलब, अगर उनको लगता है कि हाँ मार्केट ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा टैरिफ मिलना चाहिए बट रियलिटी में नहीं मिल रखा, तो आप बढ़ा सकते हो टैरिफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई टैरिफ कम करने की जरूरत है, आप कम भी कर सकते हो। तो डायनेमिक प्राइसेस, जैसे कि आप राजधानी और ट्रेन में होते हैं ना डायनेमिक प्राइसेस, जैसे कि प्लेन का टिकट कभी कराया होगा तो डायनेमिक प्राइसेस होते हैं। फ्लाइट का टिकट कराया होगा डायनेमिक, जल्दी कराओगे तो आपको कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल हल्के कराना है, जैसे कल आपको निकलना है, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि प्राइस है डायनेमिक। तो उस चीज को लेकर आप पोर्ट में जो टैरिफ्स लगेंगे वो भी डायनेमिक होंगे, मार्केट ड्रिवन होंगे, मतलब सिंपल सी बात। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपन। तो आज इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनेट, वो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से मिलेंगे ओवर द ईरान इशू को लेकर, क्योंकि इसराइल को डर है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बिल्ड मिसाइल्स को बना रहा है। यूरेनियम इनरिच मटेरियल्स जिसमें 20% ऑफ द यूरेनियम से ज्यादा है, 20% यूरेनियम ज्यादा है, उस चीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो चीज न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आती है। तो इसराइल देखा जाए तो पूरा गिरी हुई है वो कंट्री मुस्लिम नेशन से, और इसराइल ने पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाला हुआ है।
है ना, उनको बाहर भगाया हुआ है, तो उनकी ऐसी हिस्ट्री रही है। तो जिस अब पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम नेशंस एक तरीके से बहुत यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अलाइंस है, अलाइंड है इसराइल इशू को लेकर, पैलेस्टीन इशू को लेकर। तो ईरान भी इसमें अलाइंड है कि इसराइल के अगेंस्ट वो हमेशा रहता है। तो इसी के चलते इसराइल को थोड़ा डर लग रहा है, इसी के चलते वो यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं कि भैया जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन की ट्रीटी है, जल्दी जल्दी साइन कर लो ईरान से। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज़, बस यही न्यूज़ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप हॉकी में सेमीफाइनल में हरा दिया, जिसके चलते इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार के हॉकी एशियन कप में। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।